हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आप जैसा कि जानते हैं कि बायो के प्रश्नों की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इस वक्त, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि निषेचन क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको परागकोश कणों के बारे में, उसके बाद में नर युग्मक मादा युग्मक कैसे बनते हैं ये बताया हमने। फिर हमने आपको बताया कि निषेचन की घटना कैसे होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निषेचन की घटना हो जाने के बाद कौन कौन सी घटनाएं एक पुष्प के अंदर होती हैं। तो वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सारे पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कराऊंगी, बस पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने इसके पिछले वीडियो में बता रखा है आपको कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। युग्मनज का मतलब होता है बच्चों जायगोट। युग्मनज का मतलब क्या होता है, जायगोट होता है। अब जायगोट का निर्माण कैसे होता है, जब एक मेल गैमीट यानी कि एक नर युग्मक और एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट जब आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज का मतलब संलयित होते हैं बच्चों। जब आपस में ये संलयित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं युग्मनज का। मतलब दो युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, मतलब जायगोट का निर्माण करते हैं। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। इसके निर्माण की प्रोसेस क्या होती है ये हम इनके पहले के वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, भ्रूणपोष बनना मैंने बताया था। भ्रूणपोष बनने की प्रोसेस में हमने क्या बताया था आपको कि जब पराग नलिका के द्वारा, जैसे आपका ये जो है ये पुष्प का हो गया अंडाशय, ठीक है, थोड़ा रिविजन वापस समझ लेते हैं। ये पुष्प का अंडाशय हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, ये वाला पार्ट हो गया वर्तिका, ये नीचे वाला जो राउंड हिस्सा है वो क्या हो गया, अंडाशय हो गया। जब यहाँ पर पराग कण जो होते हैं, आपको पता है ना कहाँ से निकलते हैं, ये दो बाइलोब स्ट्रक्चर जो होता है पराग नर युग्मकों का जो होता है, एंथर जो होते हैं, वहां से कौन निकलते हैं, पराग कण ऐसे से निकलते हैं और ये आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। किस पर जाते हैं बच्चों, ये वर्तिकाग्र पर आते हैं। कितने रहते हैं, दो रहते हैं। फिर इनके जो पराग कोश होते हैं, पराग कोश के बाह्य चोल में क्या होता है, जनन छिद्र होता है। पराग कोश के बाह्य चोल में क्या होता है बच्चों, जनन छिद्र होता है। और उस जनन छिद्र के द्वारा क्या बनती हैं, पराग नलिकाएं बनती हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। इसी पराग नलिका से होते हुए पराग कण जो है आते हैं कहाँ, अंडाशय में आते हैं। कहाँ आते हैं, अंडाशय में आते हैं। अंडाशय में आपको पता है कितने रहते हैं अंडक रहते हैं इसमें तीन रहते हैं एक्स। और परागकण कितने आते हैं, केवल दो आते हैं। तो एक परागकण जो होता है वो एक अंडक से मतलब संयोग कर लेता है, और जो दूसरा रहता है ना वो आ जाता है इन दोनों से संयोग कर लेता है। इतना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, ठीक है। तो जब ये एक संयोग करता है तो ये तो बना देता है भ्रूण को। ये क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। लेकिन जो ये दो अंड बच जाते हैं, यानी कि दो एग सेल्स बच जाती हैं और एक जो है बच जाता है परागकण, यानी कि एक समझ लीजिए जो नर युग्मक बच जाता है, जो नर का पार्ट बच जाता है, और दो मादा का जो पार्ट रहता है, ये सारे मिलकर बना लेते हैं क्या, भ्रूणपोष। ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, पूरी प्रोसेस बनता कैसे है। इतना समझ में आया। भ्रूण कब बनता है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक संयोग करता है तो भ्रूण बनाता है, वही जायगोट युग्मनज वाला पार्ट। और उसके बाद में क्या बनता है, जो एक बच जाता है नर युग्मक परागकण, जो एक बच जाता है वो दो जो है अंडक को संयोग करके बना लेता है भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष क्या करता है, ये जो भ्रूणपोष से नाम से स्पष्ट है, पोषण देने वाला। तो ये भ्रूण को जो है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है बच्चों। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि भ्रूण कोश क्या होता है, ये भ्रूण को पोषण कैसे प्रदान करता है, ठीक है। इतना हमने भ्रूण कोश की संरचना तक पढ़ लिया था। आज के स्टेप्स में हमने क्या क्या जाना, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष का निर्माण ये हम जान चुके हैं, ये हम जान चुके हैं, और ये टॉपिक हम जान चुके हैं। अब बच्चों हमें जो चीज जानना है वो ये है कि बीज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हमें क्या जानना है कि बीज का निर्माण कैसे होता है।
चलिए समझते हैं। अब ये काम है किसका? भ्रूणपोष का है। भ्रूणपोष क्या करता है कि जो भ्रूण रहता है ना, ये जो भ्रूण रहता है ये इसको क्या प्रदान करता है बच्चों? पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? ये इसको पोषण प्रदान करता है। और जब लगातार इसको ये पोषण प्रदान करता है, जैसे माँ में क्या होता है, प्लेसेंटा होती है ना, आंवल होती है, तो वो उससे लगातार फूड मटेरियल जो भी वो माँ ग्रहण करती है बच्चे तक पहुँचता रहता है। लेकिन पौधे में जो होता है वो यही काम कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। ये सारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भ्रूण के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, उसको कौन पहुंचाता है? ये भ्रूणपोष पहुंचाता रहता है। धीरे धीरे जब भ्रूण को पोषण मिलता रहता है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि भ्रूण परिपक्व हो जाता है, भ्रूण मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूण मैच्योर या परिपक्व हो जाता है। मतलब अब वो जो है उसे और अधिक पोषण की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब भ्रूण मैच्योर हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, इसके हमने आप लोग को एक संरचना बताई थी, बीजांडकाय। बीजांडकाय संरचना बताई थी। कुछ इस प्रकार से उसमें स्ट्रक्चर बनी हुई थी बच्चों। आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी उसमें। तो जब भ्रूण को लगातार पोषण मिलता रहता है, तो धीरे धीरे जो भ्रूण होता है ना, ये आ जाता है सुप्तावस्था में। मतलब ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है भ्रूण, इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और जो बीजांडकाय होता है बच्चों, ये बीजांडकाय जो होता है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? इसमें दो आवरण होते हैं, ठीक है। इसमें दो क्या होते हैं? ये आवरण होते हैं, आवरण की समान स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती हैं। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और भ्रूण किस में जाता है? सुप्तावस्था में आ जाता है। और ये जो आवरण है ना, ये हट जाता है। ये आवरण क्या होता है? हट जाता है। आवरण जो है वो हट जाता है। और इस प्रकार क्या होता है? एक बीज का निर्माण होता है, एक सीड का निर्माण होता है बच्चों। ये हमने समझ लिया कि बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे 4 स्टेप तो क्लियर हो गए। पहला युग्मनज का निर्माण, यहाँ बताया मैंने। दूसरा भ्रूणपोष का निर्माण, यहाँ बताया मैंने, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा बताया मैंने भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। और चौथा मैंने आपको बताया कि बीज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब लास्ट हमको समझना है फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हम यहाँ समझते हैं फल का निर्माण कैसे होता है। फल कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। अभी पुष्प ने सारा कर्म किया है, अब फल मिलने की बारी आने वाली है उसकी, ठीक है। तो अब फल का मिलना हम समझते हैं कि फल कैसे मिलता है। देखो, फल जो होता है ना, सबसे पहले जान लो कि एक पौधे के, एक पुष्प के अंदर, एक पौधे के अंदर फल होता क्या है। फल ये विभिन्न रंगों का होता है, इसको आपको पता है, विभिन्न रंगों का होता है। और कैसा होता है फल? अक्सर जो है कैसा होता है? रसीला होता है। कैसा होता है? रसीला होता है। एक बड़ी सी फूली संरचना होती है, फूली हुई संरचना होती है फल, ठीक है। इतना तो आपको पता है, बहुत फल खाया होगा आप लोगों ने, इतना आपको पता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है, हमको ये जानना है बच्चों। तो जो ये ओवैरी होती है ना, पुष्प का जो अंडाशय होता है, ऐसे सुराही की तरह होता है ना पुष्प का अंडाशय। ये जो पुष्प का अंडाशय होता है ना, यही एक्चुअली ये जो हिस्सा यहाँ पे होता है, अंडाशय वाला हिस्सा ना, ये धीरे धीरे क्या करता है, जब इसके अंदर भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण बनने के बाद इसका जो बीजावरण होता है वो नष्ट हो जाता है, और एक बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। बीज का निर्माण हो जाता है। फिर यही अंडाशय धीरे 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 फूल करके बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये अंडाशय धीरे धीरे क्या होता है? फूल करके बड़ा हो जाता है और एक रसीली अवस्था में जाता है। मतलब इसके अंदर धीरे धीरे रस भर जाता है बच्चों, ठीक है। ये किस अवस्था में जाता है? रसीली अवस्था में आ जाता है और परिपक्व होकर फूल जाता है। क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होकर ये फूल जाता है। और इस प्रकार किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंगो है, तो ये फल का निर्माण कैसे हुआ होगा? इसका जो भ्रूण पोष रहा होगा वो परिपक्व अवस्था में आ गया, बीजावरण धीरे धीरे नष्ट हो गया, और उसके बाद में जो ये ओवैरी थी ना, यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंडाशय इसका बढ़ते बढ़ते जो है, इसने एक फल की संरचना ग्रहण कर ली। और जो सब चीज का रिजल्ट होता है कि कर्म के बाद फल वो हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रोसेस जो निषेचन के पश्चात घटनाएं होती हैं समझ में आ गई होंगी,
निषेचन के पूर्व हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्त्री केसर और पुंकेसर का मिलना। उसके बाद भ्रूण का निर्माण, 2-3 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होंगी। इसमें हमने युग्मनज का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण और फल का निर्माण जान लिया है। एक घटना बीच में भी होती है बच्चों। बीच वाली घटना कौन सी होती है? दोहरा निषेचन। बीच में घटना कौन सी होती है? दोहरा निषेचन। अब आप बोलोगे कि तो बताया ही नहीं गया। यही है एक्चुअली दोहरा निषेचन। क्या? जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो इसे ही कहते हैं दोहरा निषेचन, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे निषेचन हो रहा है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिल रहा है, तो एक निषेचन तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा निषेचन जस्ट उसके बगल में हो रहा है 2 अंडकों के साथ में। इसे ही बोलते हैं हम त्रिक संलयन या द्विनिषेचन। तो इसको तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। दोहरा निषेचन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज के वीडियो में इतना टॉपिक हम समझ लेते हैं कि निषेचन के बाद की घटनाएं क्या है। ये एक ब्रॉड टॉपिक है, दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन। इसको हम आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो अच्छे प्रश्नों की, चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू।